अस्सलाम वालेकुम जी। आज का नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर नाइट्रो डीहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन ने होना है और हाइड्रोजन ने एलिमिनेट होना है, तो ओवरऑल दिस इज़ नाइट्रो डीहाइड्रोजिनेशन। वेल, नाइट्रेशन करवाने के लिए कभी भी बेंजीन पे, हम अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे बेंजीन तक। अब हम लोगों ने एरोमेटिक्स को कवर करना है, लेकिन जब भी बेंजीन में कह रही हूँ तो रफली वी आर सजेस्टिंग सम एरोमेटिक कंपाउंड। एनीवे, जो मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कॉमन रिएजेंट्स हैं फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन हम इसका मैकेनिज़्म अगर जनरली देखें तो क्या कुछ हो सकता है इसमें इन जनरल। तो सबसे पहले देखो, इसका एक प्रिलिमिनरी स्टेप होगा। वो स्टेप क्या होगा? उस स्टेप के अंदर ज़रूरी होता है कि एक एक्टिव किस्म का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके। ठीक है, और जब हम नाइट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, आप कोई भी रिएजेंट यूज़ करो तो अभी तक के एविडेंसेस के मुताबिक 90% आपको नाइट्रोनियम आयन मिलेगा जो एज ए इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा होगा। ये बनता कैसे है? तो अगर हम कंसिडर करें कि आपने जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया हुआ था वो था सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड की कम्बिनेशन, राइट? अब यहाँ पर क्या होगा, निट्रिक एसिड बिहेव कर रहा है एज अ बेस और सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव कर रहा है एज एसिड, मतलब ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जो OH ग्रुप है निट्रिक एसिड के अंदर, वो प्रोटीनेट होगा या वो डी प्रोटीनेट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड को। तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा? इस किस्म की आपको एक स्पीशी मिल जाएगी जहाँ पे अब जो निट्रिक एसिड के अंदर OH ग्रुप था वो कन्वर्ट हो चुका है OH2 पॉजिटिव में, मतलब ये बन चुका है एक अच्छा लीविंग ग्रुप। तो जो यहाँ पर आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख रहे हो, ये अटैक कर रहा है वापस नाइट्रोजन पे और यहाँ से वाटर की फॉर्म में ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, राइट? और एक आपको मिल जाता है इसके रिज़ल्ट में नाइट्रोनियम आयन, दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ से वाटर, और तीसरी चीज़ आपको मिल जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस है। अब यहाँ पर हम आगे ही देखते हैं कि इसके अंदर जो थोड़ी डिटेल के अंदर मैकेनिज़्म क्या हो सकते हैं, बट रफली यही मैकेनिज़्म है, राइट? अब अगर आप देखो, आपने जनरेट कर लिया जी अपना इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव किस्म का, तो अब ये क्या काम करेगा? इसने आके फर्स्ट स्टेप में अटैक करना है बेंजीन रिंग ने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करता है तो जितने भी प्लॉजिबल मैकेनिज़म्स हो सकते हैं उसके अंदर अभी तक के एविडेंसेस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जाती है आपके वीलैंड और सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए। फ़ाइन, तो यहाँ पर देखें, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है बेंजीन पे, या कह सकते हो कि बेंजीन अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में है, तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि आप किस वाले कार्बन से नाइट्रोजन का नया बॉन्ड शो कर रहे हो और किस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हो। लेकिन मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जब कभी भी आप डबल बॉन्ड को चूज़ करते हो, जो कि 6 कार्बन्स के बीच में कहीं पे भी 2 कार्बन्स आप ले लेते हो, तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप किसी एक से अटैचमेंट शो कर रहे हो तो जिस दूसरे के ऊपर डबल बॉन्ड था उसी के ऊपर डेफिशिएंसी शो करो। ठीक है, ये ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच है, बजाय इसके कि आपने यहाँ से टैग करके यहाँ पॉजिटिव शो किया। ठीक है, गलत वो भी नहीं है, बट दिस इज़ मोर लॉजिकल। अब यहाँ पर देखें, जब एक दफ़ा सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब बेरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो दिस इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ पर इसके 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करके आएगा तो डेफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी। देन वंस अगेन डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये यहाँ से मूव करके जाएगा। ये यहाँ से भी मूव करके जा सकता है डबल सिंगल पॉजिटिव। अगर आप यहाँ से मूव करके जा रहे हो तो मतलब आप वापस वहाँ पर जा रहे हो जहाँ से स्टार्ट किया था।
तो वो तो स्ट्रक्चर हमने दफ़ा काउंट कर लिया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपने बताया कि ओवरऑल इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म के अंदर या माइट भी इन तीनों का कोई वेटेड एवरेज होगा जिसमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। उसके बाद क्या होना है, जो जब आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज़ किया था तो उसके रिजल्ट में क्या जनरेट हुआ था, एक रिएक्टिव किस्म का इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपने एसिड यूज़ किया था उसका कंजुगेट बेस भी है, तो इस बेस को वापस चाहिए प्रोटॉन ताकि ये एसिड फॉर्मेशन कर सके। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड आयन ने डीप्रोटोनेशन कॉज करवानी है आपके एरीनियम इंटरमीडिएट या फिर सिग्मा या फिर वी लैंड कॉम्प्लेक्स की। एक पॉइंट यहाँ पर वर्थ कंसिडरेशन है, वो ये है कि जब कभी हम लोग डीप्रोटोनेशन करवा रहे होते हैं तो जिस कार्बन के ऊपर आपने पॉजिटिव बनाया है उसका नेक्स्ट डोर प्रोटॉन आपने लेना है विच इज़ अटैच्ड विद सम सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रोटॉन जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कार्बन के साथ शेयर करके जाएगा, राइट। इस तरह से आपको फाइनली आपकी सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। तो ये सोचा जाता है कि वाकई ही जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं होता वो नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि इस पे पूरी डिस्कशन है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका फंक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का बस इतना ही है कि ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट बेंजीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वेल ये वाला जो आपको पेज नज़र आ रहा है ना, ये आपको मिलेगा वेट की बुक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये तो था बेसिक ना कि नाइट्रेशन होती कैसे है। अब हम लोग नेक्स्ट ये देख सकते हैं नाइट्रेशन के बाद कि एक्स वाई जी इसके मैकेनिज्म और क्या होंगे। आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है, आई एम नॉट श्योर दो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 3 के बाद 4। तो एक आपने अभी नाइट्रेटिंग मिक्सचर डिस्कस किया ना जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड की कम्बिनेशन पे बेस कर रहा था, क्या इसके अलावा कोई और नाइट्रेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं? तो बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन कॉज करवाने के लिए उनको देखते हैं जी। अब देखो बेंजीन की नेचर भी तो डिफरेंट हो सकती है, लाइक आपके पास एक सिंपल बेंजीन हो सकती है जो थोड़ी कम एक्टिवेटेड है, एक ऐसी बेंजीन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी। फाइन, तो एक्टिवेशन कौन डिटर्मिन कर रहा होता है? जो इसके साथ अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये चीज़ें हम है डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप बेंजीन लेते हो या बेंजीन का कोई भी सिंपल वाला अल्काइल बेंजीन ले लेते हो, टॉल्वीन ले लेते हो, एथिल बेंजीन ले लेते हो, ऐसा कुछ भी ले लेते हो जिसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अल्काइल बेस्ड हैं, तो ओवरऑल हम कहते हैं कि ये बेंजीन इतनी ज़्यादा लेवल की रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ये लेस रिएक्टिव है। तो इस वाले केस में फिर आपको स्ट्रॉन्ग किस्म का नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है जो कि निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कम्बिनेशन आपको अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। ठीक हो गया, ये आपने यूज़ किया फॉर लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव में आ जाते हैं बेंजीन और उसके सिंपल अल्काइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। सेकेंड कैटेगरी आती है अगर हम लोग कोई रिएक्टिव किस्म का एक्टिव किस्म का सबस्ट्रेट यूज़ कर लें, फिर क्या होगा? फिर क्या हम लोग निट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? तो जी अगर आपने एक्टिव सबस्ट्रेट ले लिया है तो निट्रिक एसिड अलोन इनफ है। ठीक है, अलोन का मतलब ये है कि हमने उसके साथ कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जिसने इसको एक्टिवेट करना है। फाइन, जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो, जो आप एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड या क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हो, ये जस्ट एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं, ये इसको टर्न ऑन करने के लिए नहीं यूज़ किए जा रहे हैं। फाइन, दिस इज़ द केस फॉर एक्टिव सबस्ट्रेट। वेल, जो हम ये माइल्डर किस्म की कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं ये इस वजह से भी ज़रूरी होती हैं कि जो एक्टिव सबस्ट्रेट्स होते हैं उनमें एग्जांपल आप ले लो अमीन्स की और फिनोल्स की या पायरोल्स की भी ले लो, तो उस केस में निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कम्बिनेशन इन सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो बजाय इसके कि नाइट्रेशन हो, ये सबस्ट्रेट अपने ओरिजिनल हालत में ही नहीं रहते बल्कि इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो दिस इज़ द
point कि we have to avoid the strong condition or the harsh condition for nitration of some active substrates like phenols and amines. नेक्स्ट हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ एक्टिव सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं लाइक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दीज टू कि जहाँ पे पहले नाइट्रोसेशन होती है, ठीक है, आप ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस को यूज़ करते हो और फिर उसके बाद वो समहाउ रीअरेंज होके आपको नाइट्रो कंपाउंड्स देते हैं. इसके बारे में एक प्रॉपर एग्जांपल है, वो नेक्स्ट होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाइट्रोसेशन के लिए जो आप कंडीशन यूज़ करते हो वो ऑक्सीडाइजिंग होती हैं. यहाँ पर हम लोग निट्रस और निट्रिक एसिड की कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे. लेकिन द पॉइंट टू थिंक इज़ कि एक्टिव के लिए ओनली निट्रिक एसिड कैन वर्क और इवन बाय नाइट्रोसेशन इट कैन बी अचीव्ड. उसके अलावा एक मिक्सचर आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 O2 और इसके अलावा फेरिक एसिटाइल एसीटोन जिसको आप लोग एक भी लिखते हो ट्राइस की फॉर्म में, तो ये भी यूज़ किया जाता है अगेन फॉर एक्टिव कंपाउंड्स. हमने ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स के लिए रिएजेंट्स को यूज़ करना है जो उनकी ऑक्सीडेशन ना कॉज करवाएं, माइल्डर हों ओवरऑल. अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एनहाइड्रस कंडीशंस चाहिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो आपका कंपाउंड वाटर सेंसिटिव है, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं जी, उस केस में हम लोग नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड लेते हैं मेथिल ट्राई क्लोरोमीथेन के अंदर. इसके अलावा आप साथ में यूज़ करते हो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. इसका फंक्शन ये होता है कि जितना भी वाटर सिस्टम के अंदर बनता जाता है उसको ये रिमूव करता जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है. नाउ शॉर्टली अगर हम देखें कुछ रिप्रेजेंटेटिव नाइट्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो एक है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, एक कम्बिनेशन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि आपको अच्छी यील्ड देता है अगर तो कोई पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, लाइक एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, इस किस्म के आप कोई ले रहे हो. इसके अलावा इसकी कम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ और आप कुछ ज़ियोलाइट ले लेते हो जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो भी वर्क करता है एज अ गुड नाइट्रेटिंग एजेंट. इसके अलावा NO2 और ओजोन का मिक्सचर भी यूज़ किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नाइट्रोनियम सॉल्ट्स भी यूज़ होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, नाइट्रोनियम ट्राईफ्लोरोमेथिल सल्फेट, ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं. इन सब के अंदर भी हम देखेंगे ऑन एंड ऑफ कि नाइट्रोनियम ही वो स्पीशी है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रही होती है, बट दिस स्पीशी कैन बी अचीव्ड थ्रू एनी ऑफ दीज वेज. फाइन. इसके अलावा अगर हम लोग हेट्रोसाइकिल्स देखें वहाँ पे आप पिरिडीन को यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप उसको नाइट्रेट करने के लिए N2O5 और SO2 का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो. अब लाइक अगर बहुत डीएक्टिवेटेड टाइप के एरोमेटिक्स हैं तो उसकी आपने नाइट्रेशन करवानी है तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यूज़ करोगे और फेरस एसिटाइल एसीटोन को यूज़ किया जाता है. इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि ये एक्टिव कंपाउंड्स के लिए फेरिक यूज़ हो रहा था थ्राइस में और ट्वाइस में यूज़ हो रहा है डीएक्टिवेटेड के लिए. सो देयर इज़ द डिफरेंस, मार्क दिस. ये डिस्कशन आपको मिलेगी जेरी मार्च में. फाइन. उसके बाद हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप एक्टिवेटेड की बात करते हो और उसमें आप अमीन्स ले लो फॉर एग्जांपल, तो अमीन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन मीन्स के वी आर गोइंग टू यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल, तो क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके. अच्छा, इसका सबसे अच्छा इफ़ेक्ट ये होगा ना कि जैसे हम लोगों ने एनिलीन ली एग्जांपल के तौर पे, एनिलीन क्या होता है, अरोमेटिक अमीन्स हैं, और आपने यूज़ कर लिया कोई भी किसी भी नेचर का स्ट्रॉन्ग एसिड. अब थोड़ा सा ज़रा अपनी अजम्पशंस को ऑन कीजिएगा मेरे साथ, विजुलाइजेशन को, कि जैसे ही हम लोगों ने एरोमेटिक अमीन के अंदर एसिड डाला तो जो अमीन के ऊपर नाइट्रोजन है ना, उसने क्या काम किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और वो कन्वर्ट हो गया अपनी कंजुगेट एसिड के अंदर. फाइन.
अब क्या काम होगा, जो अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, ये आपका स्ट्रक्चर था इस तरह से NH2। तो पहले तो ये एक्टिवेटिंग था ना, इसने रिंग को एक्टिवेट किया हुआ था क्योंकि उसके पास लोन पेयर थे, और ये था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन जैसे ही इसने प्रोटॉन लिया, NH3 की फॉर्मेशन हो गई, अब ये कन्वर्ट हो गया है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। तो अब इसने सारे के सारी नाइट्रेशन अगर देगा तो किस पोजीशन पे दे रहा होगा, मेटा पोजीशन पे दे रहा होगा। तो हमने ये काम नहीं करना है। इसका मतलब है कि टोटली नेचर चेंज हो सकती है एसिड स्ट्रॉन्ग यूज़ करने की वजह से। तो आप लेस एसिडिक कंडीशन ही यूज़ करोगे ताकि फ्री अमीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे और रिंग के ऊपर ही सब्सटीट्यूशन हो, और वो हो भी ऑर्थोपैरा नेचर की। और इन फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर ये भी है कि जब कभी भी हम लोग जितने भी ये अमीन्स होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने इनको ऑब्वियसली फिर प्रोटेक्ट करना होगा, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं माइट के अंदर। मतलब आप इसको एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा देते हो, सही है। एक और एविडेंस ये देखा गया है इन सब कंडीशन से बचने के लिए, या इसके अंदर क्या हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि जब कभी भी हम लोग एरोमेटिक अमीन लेते हैं और उसकी नाइट्रेशन करवाते हैं, तो देखा ये गया है कि जो ये नाइट्रोजन था ना आपका, ये पहले जाके नाइट्रोनियम आयन या जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मिक्सचर यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेट्स से नाइट्रोनियम ही होगा, तो वो जाके नाइट्रोजन अटैक करेगा उस पर, और पहले आपको एन नाइट्रो कंपाउंड की फॉर्मेशन मिलेगी। वी नो दिस कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो NH2 है वो डायरेक्ट करे, और डायरेक्ट करने की वजह से या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे या इस पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रेशन हो जाए, लेकिन उल्टा यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये वाला कंपाउंड जो बनता है ये अनस्टेबल होता है, फिर इसकी रीअरेंजमेंट होती है, और ये नाइट्रो ऑर्थो पे ज़्यादा चांस होते हैं कि ये मूव करके चला जाए, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन इज मच नियरर टू NH2 पोजीशन। इसके अलावा ज़्यादातर जो रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर अटैकिंग स्पीशी नाइट्रोनियम ही होती है। व्हाटसोएवर यू आर यूजिंग, ये जो आपने सारे के सारे नाइट्रेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, इन सब के अंदर मोस्टली जो स्पीशी यूज़ हो रही होती है वो नाइट्रोनियम आयन ही होती है। किस तरह से जनरेट होती है ये इसको देखें। तो यहाँ तक कि मैं खैर बता दूं कि ये वाली सारी डिस्कशन आपको जेरी मार्च में मिलेगी, और यहाँ से अब जो हम वेव्स पढ़ रहे हैं ये आपको मिक्सचर में मिलेंगे, पीटर साइक्स एंड जेरी मार्च। साजा तब बता रही हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं। वेल अगर नहीं बना रहे हैं तो ये इनफ है, आई मीन ये जो लिखा हुआ है, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने तो ज़रूर पड़े। खैर, पहला तरीका जिसकी वजह से यह इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या हो सकता है, लेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कम्बिनेशन को, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिला, आपने पहले भी देखा था कि एक तो नाइट्रोनियम आयन मिलता है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड आयन मिलता है, वाटर मिलता है, राइट। मैंने तब भी कहा था कि इसमें थोड़ी सी डिटेल है। डिटेल क्या है, यहाँ पर आपने वाटर को भी कन्वर्ट कर दिया है एसिड के अंदर, और यहाँ पर आपने 2 मोल्स इसके मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हुए हैं। तो ये किस तरह से जनरेट होके आया है, वेल जब अगर हम लोग इसको मैकेनिस्टिकली थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको ये पता चल रहा है कि जब आपने पहले निट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यू नो दिस कि इसकी प्रोटीनेशन हो जानी है और आपको इस किस्म की स्पीशी मिलनी है। एक ये स्पीशी मिलेगी और दूसरी आपको एसिड का कंजुगेट बेस मिल रहा होता है। अगेन दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आता है, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या काम करना है कि इसको एलिमिनेट करता है यहाँ से, और जब वाटर की फॉर्मेशन होती है तो वो वाटर एज अ बेस एक्ट करते हुए इससे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके H3O की फॉर्मेशन करता है। यहाँ से आपको एक और इसका कंजुगेट बेस मिल गया, और ये NO2 सिस्टम में रिलीज होकर नाइट्रोनियम आयन मिल गया। तो कुल मिला के आपके पास हुए 1 2 3 4 4 डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं। इस बात की कोई जो हम लिख रहे हैं ये बातें डिस्कस करें कि इसका कोई एविडेंस है, बिल्कुल इसका एविडेंस एग्जिस्ट करता है। एविडेंस कहाँ से आया था
कि जब निट्रिक एसिड का सॉल्यूशन प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर स्टडी किया गया तो पता चला कि यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ रहा है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, प्योर निट्रिक एसिड के कंपैरिजन में सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ। तो 4 टाइम्स जो इसके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर 4 आइंस प्रेजेंट हैं, और वो 4 आइंस पर कौन से हो सकते हैं, वो यही हो सकते हैं। फाइन। वेल इसका जो ये फैक्टर आता है ये 3 पॉइंट समथिंग है, वो तब है कि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं अगर हो पाती है तो उस वजह से ये 3.8 और 3.6, बट रफली हम इसको 4 फोल्ड ही लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो एक्सप्लेनेशन थी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द निट्रिक एसिड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ द नाइट्रोनियम आयन, ये कहाँ से आई, और इससे पहले क्या माना जाता था कि सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है या उसका यही फंक्शन है। तो क्लासिकल जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि सल्फ्यूरिक एसिड तब हम लोग यूज़ करते हैं कि सिस्टम में से सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और फिर वाटर वापस अटैक नहीं करता, जो नाइट्रोबेंजीन मिलती है और रिएक्शन रिवर्ट नहीं होता। लेकिन स्टडीज़ ने ये बताया कि नाइट्रोबेंजीन इज स्टेबल इनफ, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बाय सिंपली the presence of water, so sulfuric acid is not acting as a dehydrating agent। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि लेट्स सपोज इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज रियली कन्वर्टिंग द निट्रिक एसिड इनटू सम एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक species that is the nitronium ion, then if we replace any other acid with this strong acid, let's say we are using HClO4 perchloric acid, then it should work in the same way। मतलब जो rate of the reaction we are experiencing for the sulfuric acid, that rate should be experienced in case of any other strong acid, और यही बात कंफर्म हुई कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल सिर्फ और सिर्फ निट्रिक एसिड को कन्वर्ट करने का होता है। सही हो गया। फिर क्या आ जाता है, ये एक वे था ना, when you are using the mixture of nitrating nitric acid and sulfuric acid, ये एक वे था कि जिसकी वजह से ये नाइट्रोनियम आयन की स्पीशीज जनरेट हो सकती है। इसके अलावा कोई वे तो सेकंड ये हो सकता है कि अगर हम लोग सिंपल निट्रिक एसिड ही को यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर स्पीशी, तो उस केस में ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो अलोन निट्रिक एसिड में भी क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में एक एज एसिड बिहेव करे, एक एज अ बेस बिहेव करे। तो जब आप निट्रिक एसिड ही को ले रहे होते हो तो उसका एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है, दूसरा मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करता है, एक डीप्रोटोनेशन दूसरे की कॉज करवा लेता है। यहाँ पे भी आपको नाइट्रोनियम NO2 NO3 और वाटर की फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन क्योंकि एक ही स्पेशी एम्फोटेरिकली बिहेव कर रही है, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी, तो ये देखा गया कि इक्विलिब्रियम तकरीबन लेफ्ट पे ही रहता है और आपको रफली 4% आयनाइजेशन मिलती है ये सारी, बट दिस 4% इज़ मोर देन इनफ फॉर द नाइट्रेशन ऑफ एनी बेंजीन। ठीक है, तो ये काम करवा देती है अगेन एक्टिव किस्म के सबस्ट्रेट के साथ। और अगर हम लोग इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो कि अच्छा इसके अंदर तो शायद अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट को यूज़ कर लें तो माइट भी कुछ रेट के ऊपर इफेक्ट पड़े, लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते भी हो तो इक्विलिब्रियम तकरीबन इतना ही रहता है जितना ये सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने मेंशन किया। इसके अलावा एक और चांस ये हो सकता है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को ले लेते हैं CCl4 के अंदर, तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन होती रहती है। ठीक है, मतलब कि आपको NO2 और NO3 दोनों आइंस मिलते हैं डिसोसिएशन के साथ, बट यहाँ पर मसला क्या आ रहा होता है, मसला ये आ रहा होता है कि ये देखा गया कि क्या यही वाली स्पीशी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। तो कुछ नाइट्रेशन N2O5 इटसेल्फ भी कॉज करवा देता है बीइंग इलेक्ट्रोफाइल एंड डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर। वेल ये वाली चीज़ें हम किस बेस पे कह रहे हैं, काइनेटिक्स की बेस पे डिस्कस कर रहे हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही आई थिंक सो ये बहुत होगा आप लोगों के लिए अब्जॉर्ब करना। फाइन। लास्ट वन, अगर आप नाइट्रोनियम सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हो जी, तो उसके अंदर भी हमने ऑलरेडी देखा नाइट्रोनियम ही प्रेजेंट होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा एस्टर्स और अल्काइल हेलाइड्स अगर आप ले रहे हो, निट्रिक एसिड के भी सॉल्ट्स हैं, ये भी आयनाइज होकर आपको नाइट्रोनियम आयन देते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी कंट्रोल्ड वे में नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो नाइट्रोसाइक्लोहेक्साडाइइनोन्स हैं, ये है। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये स्पीशी कन्वर्ट हो जाती है NO2 नाइट्रोनियम आयन के अंदर, कोरिस्पॉन्डिंग फिनोल की यहाँ से फॉर्मेशन टॉटोमराइज होकर यहाँ पे आपको फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ मैकेनिज़म्स जिनकी वजह से हम लोग ले सकते हैं नाइट्रेशन के मज़े। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको पेज नंबर 5, देन पेज नंबर 4 एंड देन पेज नंबर 3। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी इसके एविडेंसेस क्या हैं, काइनेटिक स्टडीज़ क्या हैं, वो कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।